आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। फर्स्ट लेक्चर्स में अपन ने सुबह किलेट के बारे में बात की थी कि जब कोई बाइडेंटेड या मल्टीडेंटेड लिगेंड जब किसी कॉम्प्लेक्स के साथ किसी भी बॉन्ड के द्वारा अटैच होते हैं तो एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं जिसे अपन किलेट कहते हैं। और अगर नॉर्मल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें और किलेट कंपाउंड की बात करें तो जो किलेट कंपाउंड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। फिर अपन ने इसका क्लासिफिकेशन देखा था कि इसका क्लासिफिकेशन जो बॉन्डिंग होती हैं उसके नेचर्स पर डिपेंड करता है। इसमें दो टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, एक होता है सहसंयोजक बंध और दूसरा होता है उपसहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध में जब वे लिगेंड जिसको प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन समूह उपस्थित हो, ठीक है, मतलब सब्सटेंट के तौर पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और जब वह सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होता है, ठीक है, तो जो हाइड्रोजन एटम होता है वो प्रतिस्थापित हो जाता है। तो इस टाइप्स के जो लिगेंड हैं वो सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। और उपसहसंयोजक बंध उन लिगेंड्स के द्वारा बनते हैं जिनके अंदर प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन उनके अंदर जो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो लोन पेयर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म सेंट्रल एटम को डोनेट करके उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में अपन ने कुछ ऐसे भी लिगेंड देखे थे जो दोनों टाइप्स के बॉन्ड एक साथ ही बनाते थे, जिसके अंदर अपन ने देखा था कि पहली कैटेगरी देखी थी द्वितंतुक लिगेंड से बने हुए किलेट, ठीक है, बाइडेंटेड लिगेंड थे जो कि सहसंयोजक और उपसहसंयोजक बंधनकारी थे, ठीक है। दो कैटेगरी अपन ने इसमें देख ली थी जिसमें अपन ने दो अम्लीय समूह से बने किलेट की बात की थी जो सहसंयोजक बंध बना रहे थे। जिसमें दूसरी कैटेगरी देखी थी अपन ने जिसमें अपन ने एक उपसहसंयोजक और एक सहसंयोजक बंधनकारी लिगेंड की बात की थी। अब है तीसरी कैटेगरी दोनों उपसहसंयोजन बंधनकारी लिगेंड युक्त किलेट, ठीक है, कि सीयू की क्रिया एथिलीन डाइएमीन के 2 मोल के साथ करते हैं तो 4 उपसहसंयोजक बंध बनते हैं, ठीक है। कि जब सीयू की अपन अगर रिएक्शंस हैं एथिलीन डाइएमीन के साथ कराएं, मतलब 2 मोल एथिलीन डाइएमीन के साथ जब सीयू की रिएक्शंस होती हैं तो एक किलेट का फॉर्मेशन होता है, 2 किलेट रिंग बनती हैं, ठीक है। और ये एथिलीन डाइएमीन जो लिगेंड हैं सेंट्रल एटम सीयू के साथ में जो बॉन्डिंग होती हैं उसमें सारे के सारे जो 4 बॉन्ड होंगे वो सारे के सारे उपसहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। सेकेंड टाइप है त्रिदंतुक लिगेंड से बने निर्मित किलेट, ठीक है। दूसरी इसके अंदर कैटेगरी है त्रिदंतुक ट्राइडेंटेड लिगेंड वाले। जब त्रिदंतुक लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के साथ बंध बनाता है तो दो वलय संरचना का निर्माण होता है। यदि लिगेंड दृढ़ हो तो यह संकुल की संरचना पर प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है। इनसे प्राप्त किलेटों को निम्न भागों में बांटा गया है। अब इसके अंदर कौन कौन से कैटेगरी आएंगी। पहला है 3 अम्लीय समूह युक्त लिगेंड से निर्मित किलेट, अर्थात इसके अंदर कितने 3 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट होंगे, तीनों ही कौन से सहसंयोजक बंध का निर्माण करेंगे, ठीक है। इस प्रकार के किलेट में धातु परमाणु लिगेंडों के साथ केवल 3 सहसंयोजक बंध बनाता है, अर्थात 3 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट होंगे इसके अंदर। एग्जाम्पल है इसके अंदर टार्ट्रेट आयन एंटीमनी धनायन के साथ पारस्परिक क्रिया करके 3 सहसंयोजक बंध वाला किलेट बनाता है, ठीक है। इस तरीके की जो स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं इसके अंदर। सेकेंड है इसके अंदर 2 अम्लीय व एक उप सहसंयोजक बंधनकारी युक्त लिगैंड, मतलब दो तो एसिडिक होंगे, मतलब दो तो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट होंगे इसके पास में और एक लोन पेयर होगा, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ बिस एस्पार्टेट कोबाल्ट थर्ड आयन की स्ट्रक्चर्स देखते हैं। इसके अंदर दो तो सहसंयोजक बंध होंगे और एक उप सहसंयोजक बंध होगा। तीसरी है एक अम्लीय और दो उप सहसंयोजक बंध वाले, ठीक है, जैसे डाई एमिनो क्रोपियोनिक एसिड कोबाल्ट थर्ड का जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जिसमें अपन देखते हैं कि एक तो हाइड्रोजन पर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से एक सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। और इसमें दो लोन पेयर NH2 के जो दो लोन पेयर हैं वो कोबाल्ट को डोनेट करके उपसहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेता है। नेक्स्ट देखते हैं जिसमें 3 उपसहसंयोजन होते हैं, ठीक है, मतलब तीनों ही जो NH2 हैं इसके अंदर डाइएमीन के अंदर, सॉरी ट्राइएमीन के अंदर, वो तीनों ट्राइएमीन के जो नाइट्रोजन हैं वो कोबाल्ट को अपना लोन पेयर डोनेट करके
उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं, जैसे बिस ट्राइएमीन प्रोपन कोबाल्ट थर्ड आयन। थर्ड इसकी कैटेगरी है टेट्राडेंटेट लिगेंड, ठीक है, चतुर्थ तंतुक लिगेंड से प्राप्त किलेट। इनमें 3 या कभी-कभी 4 वलय का निर्माण होता है तथा तनाव रहित संरचना बनती है। मतलब इसके अंदर ना तो रिपल्सन होगा, ना ही किसी टाइप्स की स्ट्रेन डेवलप होगी, ठीक है। मतलब इसके स्ट्रक्चर्स होती है वो फ्री होती हैं। इस प्रकार के लिगेंड से 5 प्रकार के किलेट समूह बनते हैं, जिनमें मुख्यतः प्रमुख 3 होते हैं। अब फर्स्ट इसके अंदर है कि जिसमें 3 अम्लीय एक उपसहसंयोजक से प्राप्त लिगेंड युक्त किलेट, जैसे ट्राई एथिनॉल एमीन का धातु आयन के साथ किलेट, ठीक है। अगर इसके स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो इसके अंदर 3 एसिडिक हैं, मतलब 3 एसिडिक का मतलब है 3 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट इसके अंदर प्रेजेंट है, और एक इसके अंदर जो होगा वो क्या होगा, उपसहसंयोजनकारी, मतलब एक है जो कि लोन पे डोनेट करेगा। अब इसमें लोन पेयर डोनेट करने वाले के अंदर आप देख सकते हैं एरो करके बता रखा है, नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो एल्यूमिनियम की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। सेकंड इसके अंदर कैटेगरी है 2 एसिडिक और 2 उपसहसंयोजी, ठीक है। और 2 तो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट होंगे इसके अंदर एटम लिगेंड के अंदर, और 2 कौन से होंगे, लोन पेयर वाले, ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं ईडीटीए की, ईडीडीए की, ठीक है, एथिलीन डाइएमीन डाइएसिटिक एसिड की, ठीक है। तो एथिलीन डाइएमीन डाइएसिटिक एसिड जब सीयू के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, किलेट का फॉर्मेशन करता है, तो इसकी स्ट्रक्चर्स के अंदर जो NH हैं, 2 NH हैं, तो ये 2 NH के अंदर जो नाइट्रोजन एटम के जो लोन पेयर हैं ये कॉपर की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। और बाकी के जो ऑक्सी इसके अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट होंगे, इसके अंदर हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट ट्रांसफ़र होंगे और कौन-सा बॉन्ड बनाएँगे, स्वसंयोजन बॉन्ड का निर्माण करते हैं। साइड में जो देखिए 2 स्ट्रक्चर ओपन स्ट्रक्चर इसके अंदर बता रखी हैं, देखिए नाइट्रोजन के दोनों तरफ एरो हैं, अर्थात ये उपसहसंयोजन बॉन्ड बनाते हैं, और ऑक्सीजन की तरफ देखिए डैश करके बता रखा है कि ये यहाँ पर जो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट हुआ है उसका ट्रांसफ़र होता है, और ये फिर कॉपर के साथ में अटैच होकर सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। तीसरी इसके अंदर कैटेगरी है 4 उप सहसंयोजन कार्य समूह युक्त लिगैंड से बने किलेट, ठीक है। मतलब चारों ही बॉन्ड हैं जो कि लोन पेयर के ट्रांसफर होने से बनते हैं। इसके अंदर अपन एग्जांपल देखते हैं टेट्रापीरिडियल का, कि टेट्रापीरिडियल कुछ द्विसंयोजित संक्रमण धातु जैसे Fe+2 Co+2 Na+2 और Zn+2 के साथ संयुक्त होकर जो किलेट बनाते हैं, उसमें सभी नाइट्रोजन परमाणु धातु आयन के साथ उप सहसंयोजक बंध का बनाते हैं, ठीक है। तो टेट्रापीरिडियल के अंदर अगर अपन देखें तो इसके अंदर जो नाइट्रोजन एटम है वो Fe को अपने लोन पे ट्रांसफ़र करते हैं, और 4 उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है पंच तथा हेक्सादंतक लिगैंड, ठीक है, 5 और 6 डेंटाइल लिगैंड वाले, ठीक है। इस प्रकार के सर्वसाधारण किलेट आयन एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड EDTA जिसे कहते हैं अपन, हैं जो कि प्राप्त होते हैं। इस अम्ल के पूर्ण आयनन से प्राप्त, इसके अंदर अपन M4Y से, यहाँ पर H4Y नहीं M4Y है, ठीक है। अब इसके अंदर M4Y का मतलब है मेटल के साथ में जुड़े हुए लिगेंड 4 हैं, कि इस अम्ल के पूर्ण आयनन से प्राप्त ऋण आयन Y⁴ में 4 ऑक्सीजन परमाणु धातु आयन के रूप में के धातु आयन के साथ 4 सहसंयोजक बंध बनाते हैं, तथा 2 नाइट्रोजन परमाणु के 2 सहसंयोजक बंध बनाते हैं, ठीक है। अतः यहाँ पर दंतुकता प्रदर्शित होती हैं, ठीक है। अगर अपन MgEDTA⁻² की बात करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर 5 जो साइट होगी वो जुड़ती हैं Mg के साथ में, सेंट्रल मेटल के साथ में। 5 कौन-कौन सी होगी देखते हैं, कि एक तो हो गई नाइट्रोजन वाली, ठीक है, जो नाइट्रोजन एरो करके बता रही है वो, और 4 हैं जो CH2CO- है, वो 4 हो जाएगी इसके अंदर। लेकिन आंशिक रूप से आयनित होने पर प्राप्त आयन Y-3 में बंधन हेतु 3 ऑक्सीजन परमाणु ही मुक्त होते हैं, अतः EDTA ऋणायन पंचदंतुक होता है। अब है किलेटों का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ किलेट की बात करते हैं। किलेट वलय युक्त संकुल यौगिक बिना वलय वाले संकुलों की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं, अर्थात बहुदंतुक लिगैंड या किलेटिकारक लिगैंड
एक दंतुक लिगैंड की अपेक्षा ज़्यादा स्थायी यौगिक बनाते हैं, जिसे अपन केलेट प्रभाव भी कहते हैं। केलेट इफेक्ट ये कहलाता है, ठीक है, कि जो एक दंतुक लिगैंड है वो बहुदंतुक लिगैंड की अपेक्षा कम स्थायी होते हैं, क्योंकि जो बहुदंतुक लिगैंड होते हैं वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में अटैच होकर के एक वलय का निर्माण कर लेते हैं, जिसे अपन किलेट कहते हैं। और यही किलेट, ये जो किलेट होती हैं वो नॉर्मल कंपाउंड की अपेक्षा ज़्यादा स्थायी होती हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे Na+2 है, वो 6NH3 के साथ मिलकर NiNH3 का होल 6+2 बनाता है। अगर आप इसको लॉग बीटा की बात करें स्टेबिलिटी की, तो इसकी जो वैल्यू होती है 7.99 होती है। वहीं अगर अपन Ni+2 है वो 3 एथिलीन डायमीन के साथ जुड़कर एक NiEN का होल 3+2, अर्थात NiEN का होल 3+2 का मतलब है कि यहाँ पर किलेट का निर्माण होना है, किलेट संरचना का निर्माण होगा है। तो अपन यहाँ पर लॉग बीटा की बात करें, अर्थात स्टेबिलिटी फैक्टर्स हैं यहाँ पर लॉग बीटा, और स्टेबिलिटी फैक्टर्स की बात करें तो उसकी वैल्यू होती है 18.11, अर्थात किलेट का निर्माण होने से यह स्टेबल ज़्यादा होता है। किलेट का स्थायित्व निम्न कारकों पर निर्भर करता है। यहाँ पर लॉग बीटा में आप ज़्यादा डीप में नहीं आए, यहाँ ये लॉग बीटा केवल यहाँ पर स्टेबिलिटी फैक्टर्स को डिनोट कर रहा है, केवल स्टेबिलिटी फैक्टर्स की वैल्यूज़ हैं, ताकि अपन इसको एक्सप्लेन कर सके किलेटीकरण के कारण किलेट क्यों स्टेबल ज़्यादा हो रहा है। अब है कि किलेटों का स्थायित्व निम्न कारकों पर निर्भर करता है। एंट्रोपी में वृद्धि पहला है, यदि संकुल निर्माण के दौरान एंट्रोपी में वृद्धि हो तो संकुलों का स्थायित्व क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। यदि संकुल निर्माण के दौरान एंट्रोपी बढ़ रही है कॉम्प्लेक्स की, तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होता है। जैसे अपन एक वैल्यूज़ लेके बता रहे हैं कि NiNH3 का होल 3+2 है, इसकी एंट्रोपी 1+3 एक और 3 4 हो गई, ठीक है। अब 3 एथिलीन डायमीन्स के साथ जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1+6 बराबर 7, अर्थात इसमें जो बाइंडिंग साइट है, एंट्रोपी से अपन यहाँ पर बाइंडिंग साइट को समझ सकते हैं कि यहाँ पे NH3 के अंदर 3 बाइंडिंग साइट थी केवल, ठीक है। और EN एथिलीन डाइमीन जब इसको रिप्लेस करता है NH3 को पहले वाले कॉम्प्लेक्स से, ठीक है, तो एथिलीन डाइमीन आपको पता है कि क्या है, बाइडेंटल लिगेंड है। 3 एथिलीन डाइमीन मतलब हुआ तो कितनी, 6 साइट हो गई बाइंडिंग की, ठीक है। तो 6 साइट होने से मतलब एंट्रोपी इंक्रीज हो गई, तो एंट्रोपी इंक्रीज होने से क्या होगा, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो भी ज़्यादा हो गई। लिगेंडों में अनुनाद, यदि किसी संकुल में उपस्थित लिगेंड स्वयं अनुनाद प्रदर्शित करता है तो उस संकुल का स्थायित्व अधिक होता है, ठीक है। रेजोनेंस आपको पता है, चार्ज का डीलोकलाइजेशन होना, मतलब पूरी स्ट्रक्चर्स के अंदर किसी भी चार्ज का रोटेशन होना रेजोनेंस कहलाता है। और जैसे कि एसिटिल एसिनेट है, ठीक है, ऐसी अनुनाद दर्शाता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक तीसरा बंध क्या होता है, द्विबंध होता है। तो एसिटिल एसिटेट के अंदर लिगेंड के खुद के अंदर रेजोनेंस हो रहा है, और जब ये किसी भी मेटल के साथ में अगर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा तो एक रिंग नुमा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे कि चार्ज इजीली उसके अंदर रोटेट होता रहता है। तीसरा है वलय का आकार तथा वलय की संख्या, ठीक है, कि सामान्यतः एक लिगेंड वलय में धातु आयन सहित 5 या 6 सदस्य होते हैं, ठीक है। इतनी अधिक संख्या में अवयवों की संख्या वलय में बढ़ने से वलय में विकृति उत्पन्न हो जाती है, अतः संकुल का स्थायित्व घट जाता है, ठीक है। अगर 5 से 6 सदस्य अगर कोई रिंग है, ठीक है, तो रिंग की साइज बड़ी होने से इसमें क्या हो जाएगी, स्ट्रेन डेवलप हो जाएगी, ठीक है, रिपल्सन होने लगेगा कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स के बीच में, जिससे उससे क्या है, रिंग की स्टेबिलिटी घट जाती है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा बड़ी रिंग होती है वो उतना ही कॉम्प्लेक्स है वो कितना वीक होता जाता है। सामान्यतः 5 मेंबर जो रिंग होती हैं वो 6 मेंबर रिंग की अपेक्षा ज़्यादा स्थायी होती हैं, क्योंकि इसमें द्विबंध उपस्थित, यदि उसमें द्विबंध उपस्थित ना हो। नॉर्मली अगर अपन बात करें तो 5 मेंबर जो किलेट रिंग है उसको ज़्यादा स्टेबल माना जाता है एज़ कम्पेयर टू 6 मेंबर्ड लिगेंड से, ठीक है, किलेट से। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, जिसको हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।